नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश के विधायक पल्लवी पटेल ने वाराणसी में स्कूल के अंदर छात्र की हत्या के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुई इस वारदात के बाद भी 28 अप्रैल तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पल्लवी का आरोप है कि आरोपी प्रधानमंत्री का करीबी है, जिसकी पहुंच के कारण पुलिस बैकफुट पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्कूल जैसे सुरक्षित स्थान में हथियार आखिर कैसे पहुंचा। पल्लवी ने यह भी कहा कि जब वह न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी तो उन्हें 3 घंटे धूप में खड़ा रखा गया और जाति सुख गालियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह अपमानजनक शब्द डीजीपी को लौटा दिया। देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत देश की संपूर्ण जो सीमाएं हैं और जिसके अंदर कोई भी घुसपैठी आ करके, कोई भी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आ करके अगर देश के नागरिकों की सुरक्षा पर अगर सवालिया निशान खड़ा करते हैं तो इस नदे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये। देखिए, बनारस में जो घटनाक्रम हुआ है वहाँ पर दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय इंटरमीडिएट स्कूल के क्लास के एक बच्चे को उसी के विद्यालय के परिसर में उसी विद्यालय के संचालक लाइसेंसी बंदूक से, रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली सटा करके उसको वहाँ पर मार देते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये सवाल है कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर और सरकार पर। 22 तारीख की घटना है और आज हम 28 अप्रैल में बैठे हुए हैं। 6 से 7 दिन का वक्त हो गया है और जो इस पूरे प्रकरण में दिन दहाड़े विद्यालय परिसर में हुई एक बच्चे की जो हत्या होती है, उसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है जिसके कैंपस में कांड हुआ है, उसको अभी तक पुलिस छू भी नहीं पाई है। इसलिए नहीं छू पाई है क्योंकि जो वाराणसी के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका निकटतम व्यक्ति है वो, उसका इतना रसूख है कि पुलिस बैकफुट पे है। तो ऐसे में ये सवाल जितना सरकार के लिए है, जितना कानून व्यवस्था के लिए, उतना समाज से के लिए भी है कि क्या ये जो ओबीसी समाज है, इसका वर्तमान और इसका भविष्य दिन दहाड़े हम अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं वो घर की सीमा के बाहर का हमारा दूसरा घर होता है। अभिभावक निश्चिंत होते हैं तो सवाल ये उठता है कि उस कैंपस के अंदर एक शस्त्र आया कैसे, किसने परमिट किया, क्या वो लाइसेंसी शस्त्र था, और अगर था तो क्या उसको जब्त कर लिया गया है, किसके नाम पर है। ये तमाम सवाल हैं जिसके नाम पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पे सवालिया निशान खड़े करते हुए, विवेचना करते हुए जो इसमें मुख्य जो आरोपी है और जो इस पूरे घटनाक्रम के जो सूत्रधार हैं, उन सभी को अब तक जेल में होना चाहिए था। जो सरेआम खुले घूम रहे हैं वो विद्यालय जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, क्या अब वो किसी भी दृष्टि से शिक्षा का मंदिर कहलाने लायक है? अगर ये कहीं और घटित होता और अगर सांसद का निकटस्थ होने की वजह से संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो अब तक वो बिल्डिंग धराशायी कर दी गई होती। लेकिन वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल है हमारा। मैम, पुलिस का कहना है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आप लोगों के लोगों ने मिसबिहेव किया उनके साथ। देखिए, साफ साफ बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। गाली दी गई है हमको, भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी गई हैं, माँ बहन की गालियां दी गई हैं। मैंने दिन रात की मेहनत करने के बाद ये डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है और जब समाज के लिए न्याय मांगने के लिए हम उतरते हैं वहाँ पर, तो तपती धूप में एक जनप्रतिनिधि को 3 घंटा खड़ा रखा जाता है और उसके बाद वहाँ पर जब हमने जवाब मांगा है तो हमको जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं। ये मेरा स्तर नहीं है और आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है डीजीपी, मैं वो तमाम गालियाँ आपके माध्यम से उनको वापस करती हूँ। और इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि दिन दहाड़े एक ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है और उसका गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ने की हैसियत उनकी नहीं है, लेकिन अपनी छाती पर कम से कम इन गालियों का तमगा लगा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। किस तरीके का एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पे?
देखिए, एक्शन हम क्या, संपूर्ण बनारस अपने बनारस के सांसद से चाहता है कि इस वक्त आप राजनीति मत करिए। इस वक्त महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो व्यक्ति जो है जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं उसको सबसे पहले जेल के अंदर होना चाहिए। तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो विद्यालय को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वो सीज क्यों नहीं हुआ इसका जवाब हमको चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर के अपना रिश्ता उस व्यक्ति से उजागर करे या उसको निष्कासित करे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्वर्ण जयंती पर पहली औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभाग को 50 वर्षों की सफलता पर बधाई दी और 50 प्रगतिशील भागवानों व सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान पहलगाम घटना पर भारत द्वारा उठाए गए सख्त कदमों का समर्थन करते हुए मौर्य ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है और भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदार बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आज यहाँ उन्नत किसानों के साथ साथ विभाग में जिन्होंने सेवाएं की हैं उनके भी सम्मान का और अनेक विषयों पे संगोष्ठी का जो आयोजन उद्यान विभाग का मंत्रालय संभालने वाले हमारे मंत्री परिषद के साथी दिनेश प्रताप सिंह जी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा प्रयास है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का एक शानदार मौका है। इससे जागरूकता आएगी और इससे उत्तर प्रदेश के किसान समृद्धशाली बनेंगे और विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कोई सवाल? सर, सिंधी समझौते को लेकर के नरेश टिकैत कह रहे हैं कि पानी रोकना उचित कदम नहीं है, किसानों के हित में होना चाहिए और किसान चाहे भारत के हो या पाकिस्तान के, कोई और कूटनीतिक रास्ते निकाले। ये इस समय पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के फैसले के साथ देश का 140 करोड़ नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के खड़ा है। कोई भी जो नेता हों, चाहे वह राजनीतिक नेता हों, चाहे किसान नेता हों, चाहे अन्य क्षेत्र में काम करने वाले हों, इस समय भारत आतंकवादी हमले का बदला लेना चाहता है। कूटनीतिक कार्रवाई भी होगी और ज़रूरत के हिसाब से सैन्य कार्रवाई भी होगी। यह संदेश पूरे देश को पता है और पाकिस्तान को भी पता है। इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान को लेकर के हल्के बयान देने का काम केवल टीवी में, अखबार में छपने के लिए, टीवी में दिखने के लिए नहीं देना चाहिए किसी को। रक्षा मंत्री ने सर पीएम मोदी से मुलाकात की है घटना के बारे में, पूरी रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, घटना के बारे में जानकारी दी है। देखिए, सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वो विदेश मंत्रालय से संबंधित विषय हैं और आतंकवादी हमले के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों को करना या हम लोग बोलना उचित नहीं है। इसलिए और कोई सवाल आपका हो उत्तर प्रदेश से? मुकदमा दर्ज हुआ, उसने कहा है कि भाजपा उनका प्रोपेगेंडा फैला रही हो। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते नहीं भाई, एक तो बताओ जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिवार ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है और यह कहते हुए कि उसका किसी और के साथ संबंध था और उसने पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मेरा रुमालो जी, ये कौन है जिनकी मौत हुई है? मेरा बेटा। अच्छा, क्या मामला है? क्या कुछ भी मामला ना है, मेरे बेटा को अलग लेकर रह रही है। कौन? बहू।
हाँ, मुझसे अलग कर दिया मेरा बेटा। फिर जी रहती रही, इसने सवेरे आई मेरे धोरे, सवेरे बोली तुम्हारा बेटा तो ना आया है, मनी है तो ना आया, क्या आवे तो मुझे बता दिया, मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल दिया, मैं तो अपने मैके में ही। और मेरा बेटा सोमवार के दिन बुलाकर फैक्ट्री से मारा है दोपहर में। कहाँ मिली बॉडी आपको? वो कमरे में बंदी शाहपुर में, मंजोली। तो किसने मारा? बहू ने मारा है। हिंदी ने मारा या कोई और? अब और भी होगा, वो तो उन्हें पता होगी, जब मैं धोरा थोड़ी ना रह गई उसके। क्या था बहू का? बहुत सूदा बेटा आया, मेरा कुछ नहीं कह पाया। दूसरे से लगी हुई आँखी। हाँ, कोई जानकारी है कौन है वो जिसका? ना बेटा क्यों जानकारी, जब मैं धो रही ना गई तो मुझे जानकारी क्या हुई। हमारा क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये कौन है मेरे साथ आपके? ये मेरे देवर थे छोटे। क्या जानकारी मिली थी आपको? हमें तो जानकारी ये मिली थी कि इसके भाई ने फोन करा था मेरे बेटे के पास कि वो राजीव की मौत हो गई है और वहाँ पर है वो शाहपुर में, और बदबू आ रही है बहुत, उसमें सड़ान भी जिंदगी। हमसे पहले पुलिस वाले पहुंच गए थे, हम पहुंच नहीं पाए थे, इतने वो पहुंच गए थे। हम गए तो भीड़ लग रही थी बहुत, मेरी बदबू आ रही थी। तो जब आप उनको किस हालत में देखा? हमने उन्हें नहीं देखा, वो तो ऊपर बंद थे, ऊपर बंद थे, वो ताला तोड़ के निकाला था पुलिस वालों ने। किस पर शक है आपको? शक तो उसी का ऊपर है, और रीनू के, इनकी बीवी राजीव की जो खत्म हो गए। क्यों मारेगी रीनू क्यों मारेगी, इसके और से कनेक्शन था, इसी चक्कर में वो घर से निकाल के ले गई थी। वो लड़ा के हमें भी घर से निकाल दिया। तो क्या करते थे वो? चेकर थे उसमें फैक्ट्री में गांगन पे। तो आपने पुलिस में तहरीर दी कोई? पुलिस में गए थे, चौकी शाहपुर चौकी में गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पर। हाँ, हम ये चाहते कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या जब आपको जानकारी मिली तो बॉडी किस हालत में थी? बॉडी में से बदबू आ रही थी, लटकी हुई थी, कीड़े चल रहे थे उसमें बॉडी में उनकी। तो आपके सामने उसकी पत्नी पे है, जब वो रो नहीं रही थी आकर के बैठ गई चुपचाप ऐसी, किसी ने भी नहीं देखा आकर के। अगर उस पर उसका वो नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो संग होती हमारे साथ होती। अब पता नहीं हमें कहाँ है, वो भाग गई, वो कोई नहीं आया। कारण क्या था? जो कारण अब उसे पता होगी कि क्यों मारा था क्यों नहीं मारा था, हमसे तो दूर थी वो। अभी आप कह रहे थे वो किसी से संबंध है? हाँ, संबंध थे उसके, वो मना करता थे कि मतलब ऐसा मत कर, देखते थे उसे साथ। हाँ, वो आता था साथ इसके, कभी कुछ बताती थी कभी कुछ बताती थी उसे। तो बहू के खिलाफ आप तहरीर दोगे थाने में? हाँ, थाने में देंगे, जब उसने मरवाया तो उसे थाने में देंगे। देखिए, कल 10 बजे SHO मझोला को सूचना मिली, उनके थाना क्षेत्र में शाहपुर गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर तत्काल हमारी टीम मौके पर गई, फोरेंसिक की टीम गई, और वहाँ पे एक घर में एक युवक की डेड बॉडी मिली। वहाँ पे तत्काल हम लोगों ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और उनको तत्काल वहाँ से मौके शिफ्ट किया। कल PM भी कराया गया उनका, और उनका कल दाह संस्कार हो गया है। उसमें जो उनके परिजन है, यानी जो मृतक है उनके परिजन का ये आरोप कुछ उनकी पत्नी पे है, लेकिन अभी तक उन्होंने तहरीर नहीं दी है। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से हम अगली कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इंदौर को मां अहिल्या का शहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तेजी से एक स्वच्छ और हरित शहर में बदल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछली सरकार के विपरीत उनका प्रशासन केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। हमारे पास प्रपोजल आया तभी तो हमने तुरंत नीति बनाने की तरफ आगे बढ़े। नीति बनाने से जो इंटरेस्टेड लोग रहते हैं उनको सरलता हो जाती है, हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं, काम की युक्तियुक्तकरण करते हुए सरलीकृत व्यवस्था बना दिया। राजेश जी,
मुख्यमंत्री जी, आपने जो एक नवाचार किया मध्य प्रदेश में कि अलग अलग रीजनल आपने कॉन्क्लेव आयोजित की, जिसके कारण सब जगह अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, उद्यमी भी आ रहे हैं और एक नई संभावनाएं बनी मध्य प्रदेश में। उसके बाद GIS का आपने वो किया। अब आने वाले समय में अभी एग्रीकल्चर का कॉन्क्लेव करने वाले हैं, तो आने वाले समय में और इसमें क्या आप नया करने जा रहे हो और कितनी जल्दी ये सब सारी चीजें जो है जितने के एग्रीमेंट हुए हैं या MOU हुए हैं वो धरातल पर आ जाएंगी, जैसे आज की तारीख हो रहा है इस टाइप से? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। हमने GIS के करने तक सभी विभागों की समेकित रूप से एक एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबको जोड़ा था। मूलतः तो हमारे 55 विभाग है, 55 मंत्रालय मोटे तौर पर है। ऐसे में बड़ी संभावना, जैसे माइनिंग का सेक्टर, हेल्थ है, एजुकेशन है, कई प्रकार के निवेश के बहुत बड़े पैमाने पे क्षेत्र हैं। हमने धीरे धीरे सने सने सब विभागों के लिए जो 18 पॉलिसियां पहले दी है, आज साइंस टेक्नोलॉजी की 4 पॉलिसियां आज हमने अनाउंस की है, ये 22 पॉलिसियां हो गई। इसके आधार पर अब अलग अलग, जैसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अब ये वापस मई से खुल रहा है, जिसके आधार पर हमारे चार बड़े बड़े अपने एग्रीकल्चर के कार्यक्रम करते हुए, जैसे GIS के समय हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए गए थे, ऐसे एक एक रीजन में एग्रीकल्चर का करते हुए एग्रोटेक बड़ा कार्यक्रम हम भोपाल के पास सीहोर में करने वाले हैं अक्टूबर माह में। अर्थात जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बड़ी, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियां हमारे पास आए, प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास लगे, इस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके ये मान के चलिए कि हर महीने एक एक विभागों के आने वाले समय में कई कार्यक्रम भी देखने और सुनने को मिले। अधिकारियों के साथ मुझे खास करके GIS के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरह से काम करना चालू किया है कि GIS में जो ऑफर हमको मिले, जो MOU हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के GIS में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक, खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए थे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो MOU हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पे उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे, उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ा हादसा हुआ जहां तीर्थ यात्रियों से भरी एक वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु रतलाम के खोजनखेड़ा गांव से अंतरी माता मंदिर जा रहे थे। मृतकों में बाइक सवार और एक युवक शामिल है जो बचाव के प्रयास में जान गंवा बैठा। मौत का कारण चोट या गैस से दम घुटना था और यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर शोक भी व्यक्त किया है। दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है और इस दुर्घटना में 13 लोग थे, 2 बच्चे थे, बाकी बड़े थे। पहले बच्चों को निकाला और उसके बाद में उनको अस्पताल भेजा। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सारे जिले के अधिकारी, कलेक्टर, SP, सारे नगर के, गांव के, आसपास के सभी लोगों ने भरपूर मदद करी है, मदद कर रहे हैं और अभी लगातार उनको निकालने का काम चल रहा है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर आई है चूँकि कुएं में जहरीली गैस के कारण भी जिसने जान बचाने का काम किया, मनोहर सिंह जी नाम है उनका, उन्होंने भी
2-3 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी भी जहरीली गैस के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई है। कब से हैं यहाँ पर और अभी तक? मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं सीधा यहीं आ गया था इस स्पॉट पे, और सारे ही अधिकारी लोग जिले के यहीं हैं। दादा, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है और कुएं जो बगैर मोटर के कुएं, उन पे क्या कार्रवाई? नहीं, ये सड़क से काफी दूर है कुआं, लेकिन कहीं बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर घबराया हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि सड़क से दूर कहीं एकदम तेज स्पीड में था, वो तेज स्पीड के कारण उसको। सर, अभी गाड़ी में शव निकाले, कितने शव निकले, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हुई? अभी नहीं पता चला, अभी उनको निकाल करके अभी एम्बुलेंस में उनको किया है। लोगों की पुष्टि हो रही है, कितने लोगों की कितने लोग कुएं में है, कितने बाहर निकाले गए, अपडेट? देखिए, जानकारी और उनके रिलेटिव से पता करने पर ये बात कंफर्म हो गई है कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, जिसमें से सभी को निकाल लिया गया है। एक अभी संभवतः डेड बॉडी और भीतर है। 13 में से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। और गांव के एक बहादुर जवान मनोहर जो उतरा था, संभवतः उसकी भी डेथ हो गई है। इस प्रकार से टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अगले आधे घंटे में सब कुछ। अभी वो लोग कुएं में है? अभी संभवतः एक डेड बॉडी कुएं में है, तो उससे भी आधे घंटे के भीतर निकाल दिया जाएगा। ये अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में इसने एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी, जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है। और उसके बाद से वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। क्या नाम है भाई? मुकेश। मुकेश, क्या हुआ था यार? गाड़ी टक्कर हो गई, कुएं में गिर गया। कितने लोग थे आप? हम थे 10 से 11। कार के अंदर? अच्छा, कहाँ जा रहे थे हम लोग? आंतरी माता। कहाँ से? जोगीपुरा से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, जावरा के पास, मलेनी फंटा। मनेली फंटे के रहने वाले हो आप? हाँ, जोगीपुरा के। जो कौन से जिले में आता है? ये रतलाम जिले में। जोगीपुरा के? जोगी पिपलिया के? हाँ। तो क्या कुछ बच्चे वगैरह, महिलाएं भी थी क्या साथ? हाँ, 4 लेडीज और जेंट्स। कितने जेंट्स थे? 4 लेडीज, 3 जेंट्स। बच्चे वगैरह? हाँ, 2 बच्चे। ये नहीं है। गाड़ी यूं मोड़ दी तो एकदम से कुआं में चल गई। किस तरीके से बचाने? हाँ, एक लोग आ रहा था यूं। हाँ, 11 जने थे। हाँ, अभी कौन कौन आया? 3-4 जने आए हम तो। आपके साथ कौन कौन आया? यो भैया ने, एक में ने, की में लड़की थी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? आंतरी माता जी है ना। कहाँ से आ रहे थे? मैं तो उन्नेल के पास में। मैं पिपले डाबी की हूँ, 2 जना पिपले डाबी के हैं। आप भी गिर गए थे कुएं? हाँ, कुएं हमको खटले भी लिखा रहा। और ये गाड़ी तो ये जोगी पिपलिया की है। जोगी पिपलिया की गाड़ी है। नाम क्या है? माया, ये समाज। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।